एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वी आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड 2 ऑफ दीज वीडियोस, दिस इज द नेक्स्ट वन। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्कर्स, सैलरीड वर्कर्स हम बोलते किसको हैं। सो कोई भी वर्कर जब एंगेज होता है, कोई दूसरा बंदा एंगेज करता है या कोई ऐसी एंटरप्राइज उसको एंगेज करती है एंड पेड हिज और हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, रेगुलर वर्कर्स। प्लीज़ रिमेंबर, कुछ लोग टेम्परेरी बेसिस पे भी हायर किए जाते हैं, बट दिस इज़ रेगुलर, जिसको एक फिक्स पीरियड के बाद सैलरी मिलती है उसको हम रेगुलर वर्कर बोलते हैं। दे आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस पे हायर होते हैं ये, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। रेगुलर वर्कर्स आर एम्प्लॉइज हु आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हायर कर लिया फिर टेम्परेरी बेसिस पे दूसरी बार उसको निकाल दिया, फिर हायर कर लिया फिर निकाल दिया। नो, दे आर ऑलवेज हायर्ड ऑन दी परमानेंट बेसिस बाय एन एम्प्लॉयर and are paid regular salary or wages for their work. They can work full time or part time on regularly scheduled shifts. Full time भी काम कर सकते हैं वो, part time भी काम, right? So उनकी जो shifts है ना वो regular होती हैं, even part time भी हो सकती हैं, but they get fixed salary. राइट या तो वो फुल टाइम काम करेंगे या पार्ट टाइम काम करेंगे, रेगुलर शिफ्ट्स होती हैं उनकी। राइट, सम एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्कर्स इंक्लूड जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर्स हैं, ये रेगुलर वर्कर्स का पार्ट प्ले करते हैं। रेगुलर वर्कर एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एम्प्लॉई एंड एन एम्प्लॉयर विच स्टार्ट्स व्हेन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड एंड कॉन्टिन्यूज टिल द लास्ट तक वो काम कंटिन्यू रखता है। दे अकाउंट फॉर 14.6% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स। टोटल जितनी इंडिया की वर्कफोर्स है उसमें से 14.6% सिर्फ रेगुलर वर्कर्स हैं। रेगुलर वर्कर्स जिनको सैलरी मिलती है। सो सैलरीड एम्प्लॉइज आर अ टाइप ऑफ रेगुलर वर्कर्स हु रिसीव्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, इनको मिलता है रिगार्डलेस ऑफ देयर वर्किंग आवर्स, कितनी मर्जी घंटे वो काम करें बट उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगा। दे यूजली रिसीव अ पे चेक ऑन रेगुलर बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है, सच एज बाई वीकली और मंथली। व्हाट इज बाई वीकली? बाई वीकली का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार या महीने में 1 बार उनको जो सैलरी मिलती है, जो उनको इनकम मिलती है, चाहे वो बाई वीकली हो, मंथली हो या किसी भी और पैरामीटर पे, उसमें कुछ पेड हॉलीडेज होती हैं एज पर द लॉस, कुछ केयर बेनिफिट्स होते हैं और कुछ बाकी के एडिशनल बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इन सबको हम रेगुलर वर्कर्स कहते हैं, जो बेसिकली सैलरीड रेगुलर वर्कर्स होते हैं। हमारा एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1999-2000 में सेल्फ एम्प्लॉयड 52.6% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, रेगुलर वर्कर्स 14.6 एंड कैजुअल वर्कर्स 32.8। राइट, सो टोटल 100% ऑफ द वर्कर्स वर, जो लोग काम कर रहे थे उनमें से। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज दिस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इंडस्ट्री वाइज क्या था 99-2000 में? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, रूरल और अर्बन में, एंड देन जेंडर वाइज मेल एंड फीमेल में। सो रूरल में प्राइमरी सेक्टर में 76.7% वर्कर्स काम कर रहे थे, अर्बन में खेती होती नहीं थी पहले से, 9.6% ओनली। मेल्स 53% थे, 75% फीमेल्स काम कर रही थी। सो टोटल 60.4% ऑफ द पीपल वर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। राइट, ये हमने इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जब किए हैं उसमें भी ये डिस्कस किया है। सेकेंडरी सेक्टर, सो 10.8%, 31.3%, बिकॉज अर्बन में सेकेंडरी सेक्टर विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। Then male 17.6 and females 11.10, 15.8 were the out of the total workforce. 15.8% secondary sector में थे। Tertiary which was services 12.5% rural में और 59.1% urban sector में। Then males were 28.6% and 13.1%. Right. So this was the ratio. 23.8% people were working in the tertiary sector. What do we mean by this concept? Jobless growth. So jobless growth एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी इज ग्रोइंग, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही। मशीन्स आर टेकिंग और द कंप्यूटर्स आर टेकिंग द प्लेस। Then it is characterized by low employment elasticity, which is percentage change in employment relative to 1% change in आउटपुट। सो हम क्या कह रहे हैं? लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, लोग एम्प्लॉय हो ही नहीं पा रहे हैं। सो परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, कितना चेंज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट टू अ चेंज इन आउटपुट। ये कैसी सिचुएशन है? व्हेन देयर इज एन ओवरऑल
acceleration in the growth rate of GDP in the economy without expansion in employment opportunities. So ये वो सिचुएशन है जिसमें ओवरऑल एक्सेलरेशन चल रही है. ओवरऑल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल एक्सेलरेशन का मतलब है दैट योर ग्रोथ इज हैपनिंग, द GDP इज इंक्रीजिंग, बट देयर इज नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन से हैं? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्रिवन बाय फाइनेंस सेक्टर, द रियल एस्टेट सेक्टर, IT सेक्टर. सी आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है. जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक शॉप है, लास्ट ईयर उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस थी, इस ईयर उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 30 लाख हो गई है. जो ये रियल एस्टेट में ग्रो हुआ है 10 लाख टू 30 लाख इन 1 ईयर, ये ग्रोथ how come there is no increase in employment? So how come this growth happened? This growth might have happened due to inflation or shortage of the shops or increase in demand for the shops, but employment तो इसमें increase नहीं हुई है, right? So real estate growth, finance growth, आप लोन पहले 20 लाख का लेते थे, 50 लाख का लेते हो, सेम बंदा जो 20 लाख का लोन करता था वही अब 50 लाख का लोन करने लग गया. सो IT सेक्टर, सो ये मेजर जॉब क्रिएटर्स नहीं हैं. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मोर देन हाफ ऑफ द कॉलेज ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल, यानी कि दे डू नॉट हैव द स्किल्स टू गेट अ जॉब. उनके पास उतने रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है कि उनको एक अच्छी जॉब मिल सके. यूथ अनएम्प्लॉयड, वर्ल्ड बैंक का मुताबिक ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ इंडियाज यूथ इज नॉट वर्किंग और स्टडिंग और इन ट्रेनिंग, राइट? सो या तो वो स्टडिंग कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है और काम नहीं कर रहा है. सो इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि हमारी इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग बट देयर इज नो इंक्रीज इन द ग्रोथ ड्यू टू द फैक्टर्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. सो ट्रेंड्स क्या हैं एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर वाइज? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी. 72-73 में क्या थे? 99-2000 में क्या है? 74.3% प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड थे, 60.4%. सेकेंडरी सेक्टर में 10.9% लोग एम्प्लॉयड थे 72-73 में. 99-2000 में 15.8% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड. टर्शरी सेक्टर में 14.8% ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन 72-73. उस टाइम पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता नहीं था, सो टर्शरी सेक्टर में लोग कम एम्प्लॉयड थे. The ratio has increased primarily, particularly with the secondary sector, and it has the ratio of the primary sector has reduced now. So people are more into tertiary. What do we mean by the concept of casualization of workforce? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम परमानेंट पोजीशंस टू कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस. कैजुअल पोजीशंस कौन सी होती हैं? कैजुअल पोजीशंस हैं कि जब मन किया काम कर लिया, जब नहीं मन किया तो नहीं काम किया. सो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोजीशंस होती हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बस. सो दिस कैन अकर व्हेन टेम्परेरी स्टाफ आर यूज टू हेल्प द परमानेंट एम्प्लॉइज. जो भी हमारा टेम्परेरी स्टाफ होता है हम उसको यूज़ करते हैं किसके बदले में? परमानेंट एम्प्लॉइज के बदले में, ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए. सो कैजुअलाइजेशन का मतलब है वो इंडिविजुअल्स जिनके सेट वर्किंग आवर्स नहीं होते एंड कैन बी कॉल्ड इन, उनको बुलाया जा सकता है जब उनकी ज़रूरत हो. द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ, इसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं. कैजुअलाइजेशन कैन हैव नंबर ऑफ इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी. Inefficiency, when workers are uncertain about their jobs, they may lack motivation to contribute to the production, which can lead to fall in efficiency. Unemployment, when production declines, labor may be employed, which can lead to a rise in unemployment. So casualization के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो इनएफिशिएंसी सबसे बड़ा रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट उससे बड़ा रीज़न है. नीदर दी कंपनीज, बिकॉज लेबर लॉज है ना, सो लेबर लॉज क्या करते हैं? कंपनी को फोर्स करते हैं एम्प्लॉयज़ को स्पेंड करने के लिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर. बट इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल दी कंपनीज टू स्पेंड सो मच ऑन द एम्प्लॉयज़ इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट इन सर्टन केसेस, राइट? सो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन गिरती है ना जब, तो लेबर मे बी एम्प्लॉयड विच कैन लीड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट. जो एम्प्लॉयड लेबर है उनको जाने के लिए बोल दिया जाता है. प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, डिमांड फॉल होती है, तो प्रोडक्शन भी फॉल होगी.
इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन फोर्स, द इनफॉर्मल सेक्टर इज अ डोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियाज लेबर मार्केट का, विद ओवर 90% ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल जॉब्स। सो जो भी हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक डोमिनेंट फीचर है इंडिया की लेबर मार्केट का, राइट। उससे 90% वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल जॉब्स में एम्प्लॉयड है। इनफॉर्मल जॉब क्या होती है? एक सब्जी वाले की रेडी पे एक छोटा सा बच्चा, आई मीन 14-15 ईयर्स प्लस बच्चा काम कर रहा है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल जॉब। दिस इंक्लूड्स वर्कर्स हु आर इवन घरों में हेल्प जो है वो कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं विच आर ऑफकोर्स 14-15 ईयर्स, बट स्टिल वो सब इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। सो इसमें वर्कर्स हैं हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल एंड हु ऑफन लैक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं होते उनके पास, उनकी पेड लीव्स नहीं होती और एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं मिलते उनको। इनफॉर्मल सेक्टर का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला सबसे बड़ा, उनकी वेजेस कम होती हैं, लैक ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, उनको कोई वेलफेयर बेनिफिट नहीं मिलता। फाइनेंशियल लिटरेसी भी कई बार उनकी कम होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है। एंड इम्प्रॉपर चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है। सम रीजन्स फॉर द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया, क्या क्या रीजन्स हैं? रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज, लेबर लॉज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं। सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ हो रही है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है बल्कि सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण इनफॉर्मलाइजेशन ज़्यादा फोकस्ड है। लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं है या उतनी नहीं है। मार्केट मैकेनिज़म्स, कंपटीशन, इन सब के कारण भी जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल हो रही है। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑटोमेशन, जो AIs आ गए हैं आजकल, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में मशीन्स काम कर रही हैं एम्प्लॉयज़ ह्यूमंस की जगह, ये सब फैक्टर्स हैं दैट आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स। सो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में मेजर डिफरेंस क्या है? फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं। द एंटरप्राइज और प्लेसेस ऑफ वर्क जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं, रेगुलर होती हैं, लोगों के पास काम होता है। दे आर रजिस्टर्ड बाई द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अलग अलग लॉज में दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। सो इनके अंडर सारी की सारी फर्म्स एस्टैब्लिश्ड होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? द एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज्ड है ना, जैसे रेडी में काम कर लिया, राइट, छोटी छोटी मंडियाँ लगा ली, सो वो सब मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड होता है। कुछ शहरों में ऑर्गेनाइज भी होता होगा ये मंडियों वाला काम, बट काफ़ी जगह पे अनऑर्गेनाइज्ड है। सो दे डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, दे डज नॉट फॉलो एनी रेगुलेशन, देयर आर नो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट्स की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती ही होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इनके फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। इफ़ दे वर्क मोर दे गेट द ओवर टाइम वेजेस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं दे एंजॉय द पेड लीव, दे एंजॉय द प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स, इन सबको मिलते हैं। यहाँ पे वर्कर्स को कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैक्सिमम ऑफ दीज बेनिफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। दैट इज़ ऑन दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।